लेकिन जो रवैया तुमने अपनाया है उसे तुम्हारे और ऐश्वर्या के संबंध बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे क्या कनक? बिगड़ चुके हैं और इसकी जिम्मेदार मुझसे ज्यादा ऐश्वर्या है। सहगल साहब मेरे खिलाफ उसके कान भरते हैं और वो उनकी हर बात मान लेती है। मैं तंग आ चुका हूं कनक, पता नहीं मैं किसी दिन क्या कर बैठूंगा। तुम्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है। पहले कितने शांत रहा करते थे, अब छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाते हो। इंसान जब बर्दाश्त की हद से गुजर जाए तब यही होता है। चलो कहीं बाहर चलें, अब तो यहां काम भी नहीं होगा। चलो। डॉली, 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 डॉली। क्या हुआ नरेश? ये देखो, देखो तुम्हारे डैड ने क्या बयान दिया अखबार में। कहते हैं कि मम्मी की मौत के जिम्मेदार मेरे डैड हैं। पहले ही हमारे दुश्मनों की कोई कमी थी जो एक और बढ़ गया है। नरेश, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी ऐसा बयान कभी नहीं दे सकते। तो क्या अखबार में झूठ लिखा है? अपने मन से सब कुछ छाप दिया अखबार वालों ने। डैड इस वक्त हॉस्पिटल में है। त्यागी अंकल ने जरा भी नहीं सोचा कि उनके इस बयान से डैड पर क्या असर होगा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि त्यागी अंकल डैड को मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आए। उनके खिलाफ साजिश जो कर रहे थे। नरेश, मुझे तो यकीन नहीं होता। इसमें जरूर कोई चाल है और इसके जिम्मेदार शायद जहान अंकल और तुम्हारे जीजाजी हैं। आफ्टर ऑल ये खबर उन्हीं के अखबार में छपी है और कहीं नहीं। प्लीज नरेश, डैडी को दोषी ठहराने से पहले एक बार जाके उनसे मिल लो। अभी चले जाओ ना उनके पास। तुम नहीं कहोगी तो भी उनके पास जाऊंगा। उनसे तो मैं पूछूंगा ही। हाँ, आ जाओ। आज सुबह का अखबार तो पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। एक कॉपी साथ में लेके आया हूं मैं। ऐसी बदतमीजी से पेश क्यों आ रहा हो नरेश? जो गंदी हरकत आपने की है उसके बाद आप मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं आपसे तमीज से बात करूं। आपने यह बयान क्यों दिया कि मम्मी का कत्ल करवाने में डैड का हाथ है? चुप क्यों है आप अंकल? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए, आपने झूठा बयान क्यों दिया? ये बयान झूठा नहीं है नरेश। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। भाभी जी का कत्ल सहगल साहब ने करवाया। गोलियां चलाने वाला कोई और था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक सहगल साहब ने थमाई। ये नहीं हो सकता। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई यह है कि मैं इस सच को छुपाता रहा। यही वजह थी कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी और नौकरी से हाथ धो बैठने की नौबत तक आ गई थी। इस बार भी मैं चुप रहा होता, लेकिन राजू भैया ने जुबान खोल दी। सहगल साहब का खास वफादार आदमी जो उनके हर राज से वाकिफ था, उसी ने उनकी पीठ में छुरा भोंका। सॉरी नरेश, भाभी जी की मौत का मुझे भी बहुत दुख हुआ था और मैंने इस जुर्म पर इसलिए पर्दा डाल के रखा क्योंकि यह कत्ल जानबूझकर नहीं करवाया गया था। एक हादसा था। हादसा यानी? तुम्हें याद होगा, सहगल साहब चुनाव लड़ने वाले थे। पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे, इसलिए बहुत घबराए हुए थे। ये इलेक्शन वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने ये प्लान रचाया कि उन पर गोलियां चलवाई जाएं। जख्मी होने पर ऑपोजिशन को दोषी ठहराकर हमदर्दी के वोट बटोरे जाएं। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। उन्हें बचाने के लिए भाभी जी सामने आ गई, गोलियां उन पर चल पड़ी। मैं बता नहीं सकता नरेश, मुझे कितना दुख हुआ। प्लीज अंकल, आप मुझसे दूर रहिए। इस वक्त मुझे किसी की भी हमदर्दी नहीं चाहिए। वो हादसा था या जानबूझ के किया गया, जो कुछ भी हो
मैं अपनी मम्मी खो बैठा और आज अपने डैड को। नरेश, क्यों डॉक्टर साहब, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ कि नहीं? इतनी जल्दी कैसे नॉर्मल होगा सहगल साहब? अरे आप हमें घर जाने दीजिए, देखिए फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अरे हम तो भूल ही गए थे, यहाँ हमें घर से नहीं पुलिस स्टेशन से लाया गया है। इतनी ज्यादा बातें मत कीजिए सहगल साहब, आपकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। ठीक है, पर क्या करें डॉक्टर साहब, चुप रहने की आदत नहीं है। डोंट वरी सहगल साहब, हम आपको बिल्कुल अच्छा कर देंगे। ओके, फिर आप ढेर सारी बातें कीजिएगा। बैठ जाओ ना थोड़ा। हाँ। हाँ क्या? अरे कहाँ रहते हो भाई तुम? अपनी बहन का ख्याल रखा करो, अकेली देखभाल कर रही है हमारी। कोई बात नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। ऐश्वर्या, तुम जरा बाहर आओगी, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पापा मैं अभी आती हूँ। क्या बात है नरेश, क्या कहना चाहते हो? डैड की हालत देखकर उनके सामने नहीं कह सका, लेकिन तुमसे कह सकता हूँ। क्या कह सकते हो? मम्मी के कातिल का पता चल गया है। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ ऐश्वर्या। कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका। नहीं, इस वक्त मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता, शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें इतना बता सकता हूं कि तुम उसे जानती हो। नरेश प्लीज प्लीज मुझे बताओ कौन है वो। मैं अभी तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं खुद उस कातिल से मिल लूं और उससे पूछ लूं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बस तुमसे यही कहने आया था, चलता हूं। नरेश नरेश गया? तुम्हें बाहर ले जाके क्या कह रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? पापा मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि नरेश को अब तक ये समझ में नहीं आई कि कब कहाँ क्या बात कहनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्या क्या सुन के आ जाता है और आकर मुझसे वो कह देता है। तो वही तो पूछ रहे हैं, क्या कहा उसने? कह रहा था कि मम्मी के कातिल का पता चल गया है और ये कि मैं उस कातिल को जानती हूँ। और क्या कहा उसने? और ये भी कहा कि पहले वो कातिल से जाकर मिलेगा और फिर मुझे उसका नाम बताएगा। हम बताएं तुम्हें वो किसके बारे में कह रहा था? हमारे बारे में कह रहा था। पापा हाँ, यही तो इल्जाम लगाया गया है हम पर, इसीलिए तो हमें गिरफ्तार किया। लोग ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें हमारे बारे में उड़ाते हैं और हमारी अपनी औलाद उनको बिलीव कर लेती है, विश्वास कर लेती है उन पर। बड़े अफसोस की बात है। पापा प्लीज आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। नरेश की एक प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्द लोगों के बहकावे में आ जाता है और ये भी नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आप इन सब बातों के बारे में प्लीज मत सोचिए, अभी आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे बिटिया, हमको तो ऐसा लगता है हमारा कोई है ही नहीं, और अगर कोई है तो सिर्फ तुम हो। हेलो चौहान साहब कैसे हैं आप कौन बोल रही हैं? मेरी आवाज सुनकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ।
और ऐसा बनावटीपन आप जैसे सीधे साधे लोगों को शोभा नहीं देता। सीधा साधा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे जाल में फंस गया था। मेरे जाल में फंस गए आप मोहब्बत को प्लीज ऐसा घटिया नाम मत दीजिए। मैंने हमेशा आपको चाहा है चौहान साहब, मैं अब भी आपको याद करती हूँ। आपकी कमी अभी भी मुझे महसूस होती है और मुझे यकीन है कि मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त आप भूल नहीं सकते। कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। मैं तुमसे बार बार मना कर चुका हूं कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, लेकिन तुम फोन करने से बाज ही नहीं आती। ठीक है, मैं आज के बाद आपको फोन नहीं करूंगी। आज के बाद आप मेरी आवाज कभी नहीं सुनेंगे, ओके? अब कौन सा नया खेल खेल रही हो मेरे साथ? खेल आपके लिए होगा चौहान साहब, मेरे लिए नहीं। मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा है। खैर ये सब बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने फोन किया। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ, अब आई ना तुम अपनी असलियत पर। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं भिजवा दूंगा। भिजवा देंगे? मुझसे आखिरी बार नहीं मिलेंगे आप? चौहान साहब, मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। पता नहीं फिर कब लौटूंगी। अगर आप मुझे मिलेंगे तो शायद मेरी धुंधली सी शक्ल आपको याद रह जाएगी। मैं आपका इंतजार करूंगी, प्लीज इनकार मत कीजिए। मैं कोशिश करूंगा। बाय। जेनिफर, मेरी शाम की अपॉइंटमेंट्स क्या हैं? कुछ खास नहीं? गुड। अरे चौहान साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे। मुझे लगा मैं इंतजार करती रह जाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और आप आ गए। तुम्हें रुपयों की जरूरत थी, वही लेके आया हूं। ये 50,000 रुपए रख लो। थैंक यू वेरी मच। आप अंदर नहीं आएंगे? अब आपको मेरे साथ 2 घड़ी वक्त गुजारना भी पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनीता। साथ तो मुझे भी तुम्हारा बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इतनी दरारें पड़ चुकी है हमारे बीच के साथ मिलकर बैठना भी क्या और बातें भी क्या करना। हमने जो अच्छा वक्त साथ में गुजारा है, आप सिर्फ उसे याद रखिए चौहान साहब, बाकी सब भूल जाइए। आइए। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। बस एक कप चाय पिला दो, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या हो गया आपको? इस वक्त आप चाय पियेंगे? मेरे साथ एक एक ड्रिंक पी लीजिए। जब आप हल्के हल्के नशे में मीठी मीठी बातें करते हैं, तब मुझे बिना पिए चढ़ जाती है। अभी हेलो, मैं मिसेस चौहान बात कर रही हूँ। जरा इनसे बात कराइए। ऑफिस में नहीं है? किसी मीटिंग में जाने वाले थे क्या? मेरे लिए कोई मैसेज रख कर गए हैं? ओके, थैंक्स।